हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अभी तक हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 9वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हमारे पार्ट हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन जल नीति व सिंचाई व्यवस्था। यानी कि जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज चल रहा था तो उन्होंने क्या जल नीतियाँ बनाई थी और सिंचाई की क्या क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में जल प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, कुमाऊं में परंपरागत रूप से जल संरक्षण प्रणाली के मुख्य उपकरण गूल, नौले, धारे, झीलें, खाल, सीमार या गजार और पंचकियां थी। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भी गूल, नौले, धारे, झीलें, खाल, सीमार, पंचकियां ये सब उत्तराखंड में विद्यमान थी और अंग्रेजों के समय पर भी ये सब चीज़ें विद्यमान थी। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि खाल क्या था, सीमार क्या था, झीलें तो आप जानते हैं क्या होते हैं, गजार क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, सीमार क्या था, खाल क्या था उत्तराखंड में, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घराट या पंचक्की की। देखिए, अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं या फिर आप कभी पहाड़ों में गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा घराट, आपने देखे होंगे। घराटों का प्रयोग मुख्यतः अनाजों को पीसने के लिए किया जाता है और जो उसका जल होता है बाद में उस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो घराट कहें पंचक्की कहें, बात एक ही है। चलिए ठीक है, जो घराट या पंचक्की का जो मुख्यतः प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा अनाज पीसने के लिए। बाद में जो इसका जल होता है उस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो देखिए, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1842 में घराटों पर कर लगाया गया तथा घराटों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, ये जो 1842 में घराटों पर कर लगाया गया, ये जो सुझाव दिया था, ये सुझाव किसने दिया था? ये दिया था बेकेट ने। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिश काल में घराटों पर सर्वप्रथम कर लगाने का प्रस्ताव किसने दिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दिया था बेकेट ने। और कब दिया था? 1842 में। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर जब बेकेट अगर जब ऐसा नहीं है कि जो कमिश्नर है वही यहाँ पर सारे कार्य करेगा। जो बेकेट था वो इस समय किसी महत्वपूर्ण पद पर यहाँ पर कार्यरत होगा, तो उसी दौरान उसने क्या किया, ये सुझाव दिया था उत्तराखंड में घराटों पर कर लगाने के लिए। अब देखिए, घराटों पर कर मतलब ऐसी क्या बात आ गई थी कि यहाँ पर घराटों पर कर लगाने की नौबत आ गई थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार को जब ये पता लगता है, जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे उनको ये पता लगता है कि घराट स्वामी इन घराटों से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इसी आधार पर जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने ये सोचा, चलिए क्यों नहीं, अगर हम लोग घराटों पर कर लगाते हैं तो ये भी राजस्व को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घराटों पर कर लगाने की बात की गई थी। और 1842 में सर्वप्रथम जो बात की गई थी, घराटों को किराए पर देने की मांग की उठी थी। मतलब जो घराट हैं, जो पंचक्कियां हैं, उनको किराए पर देने की यहाँ पर मांग उठती है। देखिए, यहाँ पर जो है 1842 में एक प्रचलन तो हो गया है घराटों पर कर लगाने का, लेकिन जो इसका व्यवस्थित रूप जो आएगा वो कब आएगा? जब बेकेट ने अपना नवा भूमि बंदोबस्त किया था। बेकेट के भूमि बंदोबस्त में जो घराटों पर कर लगाने की जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्थित रूप से उस समय से की गई थी। लेकिन शुरुआत देखिए, एक जो हम लोग कह सकते हैं बात छिड़ चुकी है, बात हो चुकी है, वो हो चुकी है 1842 ईस्वी में। चलिए ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1514। इस 1514 का क्या मतलब है, इसको हम लोग समझ के चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कुमाऊं में चंद्रवंश की, तो देखिए इसको आप नोट भी कर लेंगे। देखिए, कुमाऊं में चंद्रवंशी शासनकाल में 1514 ईसा पूर्व के, देखिए जो चंद्रवंश है उस चंद्रवंश में हमको एक ताम्रपत्र मिलता है। वो ताम्रपत्र कब का मिलता है? 1514 ईस्वी का। अब देखिए उस ताम्रपत्र में क्या बात कही गई है। कुमाऊं में चंद्रवंशीय शासन काल में 1514 ईसा पूर्व का एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें घराटों का उल्लेख किया गया है। कब का? 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिलता है चंद काल का, और उसमें सर्वप्रथम घराटों का उल्लेख किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करते हैं, घराटों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कब मिलता है? लिखित रूप से। ऐसा नहीं है कि 1514 में अगर हमें लिखित रूप से यहाँ पर घराटों का उल्लेख मिला है, उससे पहले नहीं होता था, क्या पता होता हो। लेकिन हमको जो एक लिखित रूप में जानकारी मिलती है वो मिलती है 1514 में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं वाले क्षेत्र पर या फिर जो घराटों का जो प्रचलन है वो प्रचलन हमें लिखित रूप में सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो चंद काल में मिलता है। और कब मिलता है? 1514 ईस्वी में। आपको ये नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बात और,
जो ये आप देख रहे हैं गूल, नौले, धारे, झीलें, खाल, सीमार या गजार, ये वर्तमान में भी प्रचलित हैं। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें अब वर्तमान में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए फिर देखिए 1842 में क्या हुआ, घराटों पर कर लगाया गया और घराटों के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए ये खाल क्या है। खाल मतलब ये खाल ये नहीं जो आप समझ रहे हैं खाल, इस खाल का मतलब पहाड़ों में कुछ अलग ही होता है। देखिए कहीं कहीं अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं तो हमको खाव शब्द मिलता है। खाव, खाव का मतलब क्या है, जहाँ एक जगह बहुत बड़ी जगह हो या फिर छोटी सी जगह हो, वहाँ पानी जहाँ पर एकत्रित हो जाता है उसको भी खाव कहा जाता है। लेकिन किताबों में आपको ये खाल देखने को ही मिलेगा। देखिए खाल क्या था, पर्वतों में बड़ी घाटियों में वर्षा जल संरक्षण करने के लिए, इसका मतलब वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है खाल। तो खाल हो और इसको पोखर भी कहा जाता है। पोखर मतलब एक छोटा सा तालाब जैसा होता है, उसको पोखर कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम मैंने यहाँ पर आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया कि पोखर क्या था, पोखर मतलब उत्तराखंड के क्षेत्र में पोखर क्या है, तो वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है या फिर एक तालाब का हम लोग कह सकते हैं, यह एक रूप है। चलिए ठीक है। फिर देखिए धान क्या था। धान झरनों से जल एकत्र कर उसे झील का रूप देकर उसे धान कहा जाता था। मतलब कि जो झरने होंगे उन झरनों से क्या किया जाएगा, एक जगह पर जल एकत्र किया जाएगा और उसे एक झील का रूप दे दिया जाएगा और उसे जो वहाँ की भाषा में क्या कहा जाएगा, धान कहा जाएगा। चलिए ठीक है। फिर आता है हमारे पास सीमार या गजार। यह क्या था, देखिए यह भूमि का एक कीचड़ युक्त हिस्सा होता था। ऐसी भूमि में उच्च गुणवत्ता युक्त फसलें जैसे बासमती धान, औषधीय पौध व जड़ी बूटियां सामान्य रूप से उत्पादित की जाती हैं। तो सीमार या गजार एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया, उत्तराखंड के क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर सीमार या गजार क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह भूमि का एक कीचड़ युक्त हिस्सा था और इसमें जो फसलें थी वो बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित की जाती थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है नौला। नौला क्या था, नौला भूमिगत जल स्रोतों को एकत्रित करने के लिए निर्मित किए जाते थे। नौले की यानी कि जहाँ तक पेयजल के रूप में जो पानी हम लोग कह सकते हैं यूज किया जाता है, वर्तमान में भी इनका काफ़ी प्रचलन है उत्तराखंड के क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्रों में नौलों का प्रयोग। तो ये भी देखिए जल स्रोतों से संबंधित है और जल को एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सिमार, गजार हो, धान हो, खाल हो और नौले हो, इनका प्रयोग देखिए किया, मतलब ये संबंधित किससे हैं, आपको यही ध्यान रखना है, ये संबंधित है जल के संरक्षण से ही, ये सब के सब संबंधित हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जहानवी नौला, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहानवी नौला कहाँ है, तो जहानवी नौला कहाँ हो जाएगा, गंगोली हाट में। गंगोली हाट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जहानवी नौला कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगोली हाट में या पिथौरागढ़ में। मतलब पिथौरागढ़ में ही एक जगह है गंगोली हाट, उसी गंगोली हाट में जहानवी नौला है। फिर देखिए एक हथिया नौला कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो क्वेश्चन बन भी चुका है एग्जाम में कि एक हथिया नौला कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हथिया नौला कहाँ है, चंपावत में। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला देख लेते हैं, खुलकोड़ा या खोली भिटार का नौला कहाँ है, तो खुलकोड़ा या खोली भिटार का नौला कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वाराहाट में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है बान व कुलायन। बान व कुलायन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है या क्या थे, तो देखिए छोटे जल एकत्रित, मतलब कि जल एकत्रित करने के लिए एक ये छोटी विधि हुआ करती थी, या इसको हम डैम बोल सकते हैं। छोटा सा मतलब कैसे, छोटे स्तर पर एक डैम बोल सकते हैं इसको, या फिर जल एकत्रित करने के लिए, मतलब एक एकत्रित करने के लिए एक छोटा सा डैम बनाया जाता होगा और उसको बान व कुलायन कहा जाता है। तो ये बान व कुलायन भी किससे संबंधित है, ये भी जल के संरक्षण से ही संबंधित है। चलिए ठीक है। अगला आता है हमारे पास गूल। गूल से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, गूल क्या होती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है अधिकतर, ये जो हम देखते हैं खेतों के अगल बगल से कहीं से गुजरती है और सिंचाई के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई का सर्वोत्तम साधन है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, गजार, सिमार, गूल, नौले जो भी हैं, इन सब का प्रयोग उस समय सिंचाई के लिए ही किया जाता था और वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हमको सिंचाई के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया हुआ हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देख ही जाता है। तो देखिए ब्रिटिश काल में काफ़ी गूलों का निर्माण किया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है हमारे पास धारा। यह पेयजल का सामान्य स्रोत है, ये पर्वतीय क्षेत्रों व घाटियों में पाए जाते हैं। तो धारा का संबंध कैसे है, पेयजल का यह सामान्य स्रोत रहेगा।
रहेगा। चलिए ठीक है। फिर आता है चुपटौला। देखिए ये शब्दावली को आप समझनी है आपको। एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, शब्दावलियों को आपको समझना है। बांध व कुलायन क्या थे, कूल क्या थी, धारा क्या थी। तो देखिए गूल से आप जानती हैं क्या है, धारा को भी आप जानते हैं क्या है, लेकिन देखिए आप लोग बान व कुलायन आप लोग नहीं जानते होंगे। तो ये भी जल संरक्षण के लिए ही एक हम लोग शब्द बोल सकते हैं, या फिर जल संरक्षण जिसमें एक छोटा डैम होगा जिसमें जल एकत्रित किया जाएगा, उसको बान व कुलायन कहा जाता था उत्तराखंड में। तो इन शब्दों को आपको समझना है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बान व कुलायन का संबंध किससे है, जल संरक्षण करने की कोई विधि, या फिर हम लोग कह सकते हैं जल एकत्रित करने के लिए एक जगह है जिसका नाम बान व कुलायन होता था। फिर देखिए आता है चुपटौला। चुपटौला क्या था, यह प्राथमिक रूप से जल छिद्र है जिसका उपयोग जल एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो चुपटौला का संबंध किससे हो जाएगा, चुपटौला का संबंध भी जल एकत्रित करने के लिए ही हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये रहे थे कुछ शब्द जिनको अपना बहुत ही जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और आगामी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपको मैंने नौले बताए हैं, जानवी नौला, एक हथिया नौला, या खुलकोड़ा, या खोली खोली भिटार का नौला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद करने हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। राज्य में सर्वप्रथम चंद शासनकाल के 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराटों का उल्लेख मिलता है, इसको आपने नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1842 ईस्वी में ब्रिटिश काल में जिस समय घराटों पर सर्वप्रथम कर लगा, उस समय कुमाऊं कमिश्नर लूसी गंटन था। देखिए अब हम लोग थोड़ी बात घराटों की हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ी बात हम लोग घराटों से कर लेते हैं। देखिए 1842 में क्या होता है, जिस समय बैकेट ने सुझाव दिया था घराटों पर कर लगाने के लिए, उस समय जो घराटों पर अधिकार था वो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से था। मतलब कि जिसका भी घराट होगा वो किसी को कर नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति जो है घराट खोल सकता था। तो मतलब आज़ादी थी उस समय घराटों के लिए। लेकिन क्या होता है 1842 में जब बैकेट ने सुझाव दिया, तो उसके बाद क्या होता है, एक लाइसेंस पद्धति शुरू हो जाती है घराटों के लिए। मतलब अगर आप घराट चलाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप घराटे चला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था उसमें बनाई गई थी। देखिए यहाँ पर होता क्या है, 1842 में सुझाव किसने दिया था, ये दिया था बैकेट ने। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जिस समय 1842 में ब्रिटिश काल में घराटों पर सर्वप्रथम कर लगा, अगर बात की जाए उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लूसी गंटन इस समय कुमाऊं का कमिश्नर रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए ब्रिटिश काल में पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर बैकेट के बंदोबस्त से शुरू हुआ। बैकेट का जो नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था, जिसे भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, तो पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर बैकेट के बंदोबस्त से शुरू हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 1842 में एक शुरुआत हुई थी, लेकिन जो उसको व्यवस्थित रूप दिया गया था, हर चीज़ की व्याख्या की गई थी, तो वो बैकेट के बंदोबस्त से ही की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश काल में पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर किस बंदोबस्त से शुरू हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बैकेट के बंदोबस्त से पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर लगना शुरू हुआ था। चलिए ठीक है। फिर देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 1922 से ब्रिटिश सरकार ने घराटों में सालाना आय के हिसाब से कर लगाना आरंभ कर दिया। 1922 से ब्रिटिश सरकार ने घराटों में सालाना आय के हिसाब से कर लगाना आरंभ कर दिया था। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हमारा कुमाऊं जल अधिनियम आएगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जब जिसमें कुमाऊं वाटर एक्ट आएगा, उस समय हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारा आय के बारे में है कि आय क्या थी उस समय घराटों के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मौसमी घराटों की, देखिए घराटे दो प्रकार के होते थे। एक हो जाएंगे मौसमी घराटे, एक हो जाएंगे वर्ष भर चलने वाले घराटे। अब मौसमी घराटे क्या रहेंगे, देखिए मौसमी घराटे ये रहेंगे जहाँ पर सिर्फ वर्षा काल में ही जहाँ पर पानी की मात्रा मिलती होगी, क्योंकि जो घराट चलते हैं वो पानी से ही चलते हैं। तो जो वर्षा काल में पानी की मात्रा अधिक होती है, तो जिस समय पानी की मात्रा अधिक हो, और कहीं कहीं क्या होता है वर्ष भर पानी नहीं मिल पाता है, किसी किसी नदी में क्या होता है वर्ष भर पानी नहीं मिल पाता है। तो देखिए जिन नदियों में वर्ष भर पानी नहीं मिल पाता है, यानी कि वर्षा काल में ही पानी मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे मौसमी घराटे। तो मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर उस समय, वो 1 रुपया वार्षिक कर उस समय लगाया जाता था। और इसको वसूलेगा कौन, इसको प्रधान वसूलेगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जो राजस्व वसूली का जो कार्य रहेगा वो प्रधानों का ही रहेगा। तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ब्रिटिश काल में घराटों से 1 रुपया वार्षिक कर कौन वसूलता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधान। और इसको इस यहाँ से वसूल कर राजकोष में जमा कर दिया करता था पटवारी के द्वारा। चलिए ठीक है। तो देखिए वर्ष भर चलने वाले घराट से 2 रुपया कर के रूप में लिया जाएगा, और मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर के रूप में ब्रिटिश काल में लिया जाता था।
चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक बात और समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर और वर्ष भर चलने वाले घराटों पर 2 रुपया कर। लेकिन जो धार्मिक कार्य के लिए जिन घराटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि घराट कहें पंचक की कहें, बात एक ही है। तो जो धार्मिक कार्यों के लिए जिन घराटों का प्रयोग किया जाता था उन पर कोई भी कर उस समय नहीं लगाया जाता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, ब्रिटिश काल में घराटों में पिसे जाने वाले अनाज का 16वां भाग यानी कि 1/16 भाग पिसाई के रूप में घराट स्वामी को मिलता था। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश काल में घराटों में पिसे जाने वाले अनाज का कितना भाग घराट स्वामी को मिलता था, तो आप लोग क्या कहेंगे, 16वां भाग, यानी कि 1/16वां भाग घराट स्वामी को मिलता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया है। पंचक्की मैंने आपको बताया ना, पंचक्की को ही घराट कहा जाता है और घराट को ही पंचक्की कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पंचक्की या फिर घराट को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2001 में। जिसमें 2000 में तो राज्य बन गया था हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद उस राज्य बनने के बाद 2001 में उत्तराखंड में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये तो रही थी हमारी कुछ घराटों की बात, कुछ सिंचाई वाली, जो जिस सिंचाई का जो प्रबंध था उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में भी, उनकी बात। जो घराट रहेंगे ना, इन घराटों का प्रयोग भी जैसे मुख्यतः तो अनाज पीसने के लिए ही किया जाएगा, लेकिन जिन जैसे कि जैसे क्या होगा, ऊपरी क्षेत्रों से जल आ रहा है और घराटों से होकर जाता है, तो घराटों में एक जैसे चक्की लगी होती है, उसको जो टरबाइन जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको घुमाने के लिए जल का प्रयोग उसमें किया जाता है। मतलब जल का प्रयोग उसमें किया जाता है। अब जो जल अगर ऊपर से आ रहा है तो नीचे को जाता है वो जल। अब उसका प्रयोग ऐसा तो है नहीं कि वो जल पुनः से ऊपर आएगा, ऐसा नहीं, वो जल नीचे को ही जाएगा। तो उस जो नीचे को जल जाएगा उस जल का प्रयोग सिंचाई में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो रही थी कुछ सिंचाई के लिए जो उस समय मतलब कह सकते हैं जो काम किए गए थे, सिंचाई जो उस समय इन चीज़ों से की जाती थी। अब हम लोग कुछ बड़े स्तर की बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं ऊपरी गंग नहर की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊपरी गंग नहर, जिसका निर्माण 1842 से शुरू हुआ था और 1854 में यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। ऊपरी गंग नहर हरिद्वार की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए नए नई चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर से, जो चीज़ें आपने पढ़ी भी नहीं होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और ऊपरी गंग नहर A to Z जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ऊपरी गंग नहर की, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 1842 में। अगर मैं ये कहूँ, जिस समय ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1842 में, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कमिश्नर लूसी गंटन। अगर मैं बात करूं जिस समय ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1854 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये था बैटन। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ऐसा। अगर ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य जिस समय पूरा हुआ था तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कमिश्नर बैटन। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी, कमिश्नर लूसी गंटन हो, कमिश्नर बैटन हो, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और वहां पर भी मैंने ये चीजें डिस्कस की थी। चलिए ठीक है। तो ये तो आपने जान ली कि जो ऊपरी गंग नहर का जो निर्माण कार्य है 1842 से 1854 में खत्म हुआ था, यानी कि 1854 में ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। अगर मैं बात करूं ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन किसने तैयार किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण जो डिजाइन तैयार किया है वो किया है प्रो बी कॉटले, या फिर देखिए किसी किसी किताब में आपको ये नाम काटले देखने को मिलता है, किसी किसी किताब में कॉटले देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर से आपको। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो ऊपरी गंगा नहर जो बनी थी उसका, अगर हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक रूप से जो श्रेय जाएगा वो जाएगा प्रोबी कोटले को, क्योंकि इनके बगैर इस नहर का निर्माण कार्य संभव ही नहीं था। क्योंकि जो इसमें डिजाइन तैयार किया गया था क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी बाधाएं भी आई थी इस गंगा नहर को बनाने में, लेकिन इतनी बाधाओं के बाद भी प्रोबे कोटले के द्वारा जो उनका डिजाइन था वो डिजाइन सक्सेसफुल हुआ और इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। चलिए ठीक है। तो कौटले को आधुनिक भगीरथ की संज्ञा दी गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोबी कौटले को। कहीं कहीं इसको पीबी कौटले भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं प्रोबी कौटले भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, झील का निर्माण, ये झील ने नहर का निर्माण ये किया क्यों गया, ऐसा मतलब विचार कहाँ से आता है कि एक ऐसी इतनी लंबी नहर का निर्माण किया जाना चाहिए, ये मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी। देखिए, जो इसके निर्माण का उद्देश्य था वो ये था, ये बात है 1834 की।
1834 में क्या होता है, गंगा यमुना का जो ऊपरी दोआब का क्षेत्र है वहाँ पर भीषण आकार पड़ता है। तो भीषण आकार के कारण क्या होता है, वहाँ की जो फसल होती है वो एकदम चौपट हो जाती है, जिससे अंग्रेजों को कच्चा माल प्राप्त नहीं होता है। तो अंग्रेजों को कच्चा माल की आपूर्ति करने में दिक्कत होती है और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस नहर के निर्माण की एक परिकल्पना कह सकते हैं या फिर हम योजना कह सकते हैं, शुरू की जाती है। चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जिस समय 1854 में इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, तो इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो इस नहर का उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो आपको उधर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1854 में। अगर आप लोग डेट लिखना चाहते हैं, डेट लिख लीजिए। इसकी डेट रहेगी 8 अप्रैल, इसकी डेट रहेगी। कब की? 8 अप्रैल इसकी डेट रहेगी। लॉर्ड डलहौजी ने ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में जो ऊपरी गंगा नहर का जो इसको निकाला गया है वो कहाँ से निकाला गया है? तो गंगा के दाहिने छोर से इसको निकाला गया है। और देखिए यह नहर हरिद्वार से कानपुर तक गई है, मतलब कि हरिद्वार से ये निकलती है और कानपुर में वापस से ये गंगा में मिल जाती है। और ऊपरी गंगा नहर का प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है? तो प्रारंभिक बिंदु हरिद्वार में ही भीमगौड़ा बैराज है। इसी भीमगौड़ा बैराज से गंगा नहर को निकाला गया है और वापस से ये कहाँ चली आती है? कानपुर में। मतलब हरिद्वार से निकलती है, हरिद्वार से निकल के पहुँचती है कानपुर में, वहाँ से क्या होता है, ये गंगा में मिल जाती है। फिर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि इस गंगा नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, हम सिर्फ मुख्य नहर की बात कर रहे हैं। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो आपको उधर क्या हो जाएगा, 570 किलोमीटर। गंगा की जो मुख्य नहर की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? गंगा की नहीं, ऊपरी गंगा नहर की जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई, अगर हम लोग बात करें मुख्य नहर की लंबाई की, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बने ऊपरी गंगा नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, 570। कहीं कहीं आपको ये 370 भी देखने को मिलेगा। मैंने ये राजेंद्र बलौदी जी का डाटा लिया हुआ है 570 वाला, ये मैंने राजेंद्र बलौदी जी का डाटा लिया हुआ है। चलिए ठीक है, क्योंकि राजेंद्र बलौदी जी का डाटा ही इस समय एग्जाम में सही माना जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पुस्तक से बन भी रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर देखिए गंगा नहर की प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई, मतलब कि जो गंगा ऊपरी गंगा नहर है उसकी जो, यहाँ पर ऊपरी लिख देंगे, खाली गंगा नहर नहीं आएगा, ऊपरी ऊपरी गंगा नहर जो है उसकी अगर हम लोग बात करें, जो उसकी शाखाएं हैं, जो उसको शाखाओं में बांटा गया है। क्योंकि आप देखिए कोई गंगा नहर अगर जो बनाए, ऊपरी गंगा नहर जो बनाई गई है वो उसका जो मुख्यतः प्रयोग है किसके लिए किया गया है? मुख्यतः जो उसका उद्देश्य है वो सिंचाई के लिए ही किया गया है, यानी कि सिंचाई के लिए ही इस नहर का निर्माण किया गया है। तो अगर एक जगह से नहर बह रही है तो अगल बगल में बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे क्षेत्र होंगे जहां पर जल की आवश्यकता होगी। तो उस नहर से क्या किया गया है, एक छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। तो उन सबको मिला के जो कुल लंबाई बनती है वो बनती है 5650 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर भी आपको किसी किसी किताब में 5640 किलोमीटर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया ना, मैंने राजेंद्र बलौदी जी का डाटा लिया हुआ है, उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये लंबाई बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो मुख्य नहर की लंबाई क्या हो जाएगी, 570 किलोमीटर, और प्रशाखाओं सहित कुल लंबाई जो ऊपरी गंगा नहर की हो जाएगी वो कितनी होगी, 5650 किलोमीटर। चलिए ठीक है, और उसके बाद देखिए ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? तो ये होता है 1983 ईस्वी में। फिर देखिए दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? 1983 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, फिर देखिए इस नहर को रुड़की के पास सोनाली नदी के ऊपर सेतु बनाकर आगे बढ़ाया गया है। जिस समय इस नहर को बनाया जा रहा था तो काफ़ी दिक्कतें आई, मैंने आपको ये बताया था। तो देखिए एक दिक्कत ये भी आई, बीच में सोनाली नदी पड़ती होगी, अब नहर को कहाँ से निकाला जाए? तो कौटले ने क्या किया, इस नहर को रुड़की के पास सोनाली नदी के ऊपर सेतु बनाकर आगे बढ़ाया। चलिए ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोनाली नदी आपको याद रखना है, जो ऊपरी गंगा नहर है वो रुड़की के पास सोनाली नदी के ऊपर से सेतु बनाकर इसको आगे बढ़ाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए ऊपरी गंगा नहर को आगे बढ़ाने के लिए कौटले ने रतमऊ नदी पर लेबल क्रॉसिंग भी बनवाया था। तो बहुत ही सारी अड़चने भी दोस्तों इसको बनाने में आई थी। तभी देखिए 1842 से इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और 1854 में, मतलब कि पूरे 12 साल इसको बनने में लग जाते हैं।
फिर देखिए जैसे कुछ बरसाती नाले हैं, अब वो कौन कौन से हैं, बरसाती रो, पथरी रो और रानीपुर। ये कुछ बरसाती नाले हैं, कौन कौन से, रानीपुर, बरसाती रो और पथरी रो। इनसे क्या होता है, ये पहाड़ी नाले हैं। अब क्या होता है, इन पहाड़ी नालों के नीचे से भी इस नहर को निकाला गया है। मतलब काफ़ी सारी दोस्तों इसको बनाने में अड़चना आई थी, लेकिन कोटले ने कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया था जिससे जितनी भी परेशानियां आई उन परेशानियों को दूर कर दिया गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से दोस्तों एक बात, आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए। देखिए एक आती है पूर्वी गंगा नहर, कौन सी, पूर्वी गंगा नहर। ये भी हरिद्वार से ही निकाली गई है, पूर्वी गंगा नहर। ये भी हरिद्वार से ही निकली है, इसको भी नोट कर लेंगे। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारा अलग से चैप्टर आएगा, जब हमारा सिंचाई वाला चैप्टर आएगा, उसमें भी हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये नोट कर लीजिए, पूर्वी जो गंगा नहर है वो भी हरिद्वार से निकली है। और जो इसकी जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वो है 48.55 किलोमीटर। इसकी मुख्य नहर की इसकी लंबाई है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आगे जो हमारे पास आता है वो आता है शारदा नहर। देखिए इस नहर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। चलिए देखिए, यह नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। और इस नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में शारदा यानी कि काली, जिसको शारदा भी कहा जाता है काली नदी को, तो शारदा नदी पर हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1928 में। अगर हम लोग बात करते हैं कि शारदा नहर का जो निर्माण है वो कार्य कब से शुरू हुआ, तो 1920 से शुरू हुआ था। और पूर्ण कब हुआ, 1928 में। दोस्तों एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि शारदा नहर का निर्माण कार्य, या फिर कह सकते हैं शारदा नहर की स्थापना कब हुई, तो आप 1928 डेट देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1928 में। 1920 आपको इसी कंडीशन में देना है, जब आपसे ये पूछे कि शारदा नहर का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1920 से। चलिए ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कुमाऊं जल अधिनियम की। हम लोग बात करते हैं कुमाऊं जल अधिनियम की। कुछ यहाँ पर मैंने बताया ना, जल नीतियाँ कुछ बनी थी, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कुमाऊं जल नियम, जिसको कि कुमाऊं वाटर रूल्स भी कहा जाता है, उसकी हम लोग बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ कुमाऊं जल नियम कब बना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1917 में। यानी कि ब्रिटिश काल में ही ये बनता है कुमाऊं जल नियम, जिसको कि कुमाऊं वाटर रूल्स भी कहा जाता है। अब देखिए क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए एक होता है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ब्रिटिश काल में। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जिला अधिनियम, ये 1834 में बना था। अगर दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब बना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1874 में। या फिर अनुसूचित जिला अधिनियम कब बना ब्रिटिश काल में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1874 में। तो देखिए अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं में पानी पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तथा 1917 में कुमाऊं जल नियम बनाया। मतलब कि जैसे कि पानी पर तो इनका हस्तक्षेप पहले ही था, पहले से चल रहा था पानी पर, 1842 से इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन और ज़्यादा यहाँ पर से कड़ा रुख इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। कब से, 1917 से। तो 1917 में क्या होता है, इन्होंने कुमाऊं जल नियम बनाया। इस नियम के अनुसार क्या था, अगर पंचक्की खोलनी है, अब क्या होगा, एक राजस्व अधिकारी की अनुमति यहाँ पर से लेनी पड़ेगी। मतलब कि अब यहाँ पर से क्या हुआ, और भी कड़े नियम बना दिए। अगर किसी को पंचक्की खोलनी है, हर कोई पंचक्की अब यहाँ से नहीं खोल पाएगा। अगर कोई भी पंचक्की खोलता है तो उसके लिए क्या करा जाएगा, उसको एक राजस्व अधिकारी होगा, उसकी अनुमति उसको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर से पंचक्कियों की बात एक बार फिर से आ गई है। देखिए तो बहुत सारे अंग्रेजों ने जल जो नीतियाँ थी उन पर काफ़ी यहाँ पर हस्तक्षेप किया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि कुमाऊं जल नियम कब बना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इस नियम के तहत पेयजल जल को छोड़कर सभी जल संसाधनों पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कि इतना कड़ा रुख उन्होंने अख्तियार कर लिया। यहाँ पर से क्या होता है, जो पेयजल था उसको तो छोड़ दिया, क्योंकि जो पीने का जल है उसको छोड़ा इन्होंने, लेकिन जो बाकी जो जल संसाधन थे उन सब पर अंग्रेजों ने क्या किया, अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब कि एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो नियम पहले से चले आ रहे थे जल से संबंधित, तो और भी यहाँ पर से कुमाऊं रूल्स के द्वारा और भी कड़े हो गए थे। तो इस तरह से क्या होता है, घराटों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया 1917 में। फिर देखिए कुमाऊं वाटर रूल्स एक आया था 1917 में, एक आता है 1930 में। देखिए ये क्या था, संशोधन।
मतलब कि जो कुमाऊं वाटर रूल्स जो 1917 में बनाया गया था उसमें 1930 में संशोधन किए गए। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1930 में, या 1917 में जो कुमाऊं वाटर रूल्स बनाया गया था उसमें संशोधन कब किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए ठीक है, अब जो कुमाऊं वाटर रूल्स हो जाएगा कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 के नियमों में सुधार करने के लिए यह रूल्स बना था। 1917 में बने वाटर रूल्स में घराटों व नहरों को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया था तथा 1930 में इसमें सुधार कर घराटों व नहरों को अलग अलग दर्जा देकर उन्हें परिभाषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, जिस समय 1917 में वाटर रूल्स बने थे उस समय घराटों व नहरों को ना तो परिभाषित किया गया, ना ही ये बताया गया कि कैसे कैसे नियम हैं, क्या क्या नियम है, मतलब एकदम से स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं बताई गई थी। लेकिन फिर थोड़ी उन अंग्रेजों को दिक्कत आती है, कुछ परेशानियां आती हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन करते हैं 1930 में। फिर क्या होता है 1930 में इसमें सुधार कर घराटों व नहरों को अलग अलग दर्जा दिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घराटों व नहरों, हम इन नहरों को गोल भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे नहरों को हम लोग गोल भी कह सकते हैं, पहाड़ों में नहरों को गोल भी कहते हैं। तो 1930 में क्या होता है, इसमें सुधार किया गया और घराटों व नहरों को अलग अलग दर्जा देकर उन्हें परिभाषित किया गया। तो 1930 में क्या हो रहा है, घराटों को ब्रिटिशों ने एक अलग से उनको दर्जा दिया था, किसको, घराटों और नहरों को 1930 में दर्जा दिया गया। चलिए ठीक है, ये रही थी कुछ बात 1930 के कुमाऊं वाटर रूल्स की। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 के जरिए पहली बार समुदायों के मान्यता प्राप्त परंपरागत अधिकारों को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत लाया गया। मतलब कि जो परंपरागत अधिकार चल रहे थे, जो यहाँ के जो जनता थी उत्तराखंड की, उनके जो परंपरागत अधिकार चल रहे थे, तो पहली बार उन परंपरागत अधिकारों को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत लाया गया। किसके द्वारा, कुमाऊं वाटर्स रूल 1917 के जरिए। चलिए ठीक है, फिर देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों के नियंत्रण से संबंधित सर्वप्रथम कानून कब बना। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों के नियंत्रण से संबंधित सर्वप्रथम कानून कब बना, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हालांकि 1942 में भी कुछ हुआ था, लेकिन वो कानून का रूप नहीं लिया था, मतलब ऐसे बना तो दिया था कर का रूप, लेकिन कानून का रूप नहीं बना था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बने, ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों के नियंत्रण से संबंधित सर्वप्रथम कानून कब बनता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1917 कुमाऊं वाटर्स रूल्स के तहत 1917 में ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों के नियंत्रण से संबंधित सर्वप्रथम कानून बना था। चलिए ठीक है, और देखिए पहला हस्तक्षेप कब हुआ था, 1842 में होता है ना, पहला हस्तक्षेप हुआ था 1842 में। लेकिन कानून कब बनता है, कानून बनेगा 1917 में। चलिए ठीक है, फिर देखिए आगे देख लेते हैं। 1975 में कुमाऊं गढ़वाल में नया जल कानून लागू हुआ। इससे पहले तक यहाँ 1930 का ही जल नियम प्रभावी रहा, यानी कि 1930 से लेकर क्या होता है 1974 तक, 1930 से लेकर 1974-75 तक जो यह 1930 का जो जल नियम चल रहा है वही 1975 तक चलता रहा। लेकिन फिर क्या होता है 1975 में कुमाऊं गढ़वाल के लिए एक नया जल कानून बनाया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं गढ़वाल में नया जल कानून कब बनाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1975 ईस्वी में। चलिए ठीक है, फिर देखिए सौंग नदी पर खलंगा नहर का निर्माण कब हुआ। तो सौंग नदी पर खलंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1860 में। सिंचाई के लिए ही, देखिए सिंचाई के लिए ही इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बने, सौंग नदी पर खलंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1860 में। कहाँ हुआ, देहरादून में। खलंगा नामक स्थान कहाँ पर है, देहरादून में। तो खलंगा नहर का निर्माण कहाँ हुआ था, देहरादून में। फिर देखिए कैप्टन जोन्स 1861 में कुमाऊं के, थोड़ा सा मिस्टेक है, कैप्टन जोन्स 1861 में कुमाऊं के तराई में एक, कैप्टन जोन्स ने, यहाँ पर ने आएगा, कैप्टन जोन्स ने 1861 में कुमाऊं के तराई में एक नहर प्रणाली विकसित की थी। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैप्टन जोन्स ने कुमाऊं के तराई में एक नहर प्रणाली कब विकसित की, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1861 में। और इसका कार्य क्या रहेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिंचाई के लिए इसका कार्य रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए काशीपुर परगने को सूखे से बचाने के लिए जे.सी. मैकडोनाल्ड ने एक सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते रहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ब्रिटिश काल में काशीपुर परगने को सूखे से बचाने के लिए किसने एक सिंचाई प्रणाली विकसित की थी, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा जे.सी. मैकडोनाल्ड ने। चलिए ठीक है, फिर देखिए बीजापुर नहर का निर्माण कब हुआ। तो बीजापुर नहर का निर्माण कब होगा, 1841 में टॉन्स नदी पर यह हुआ था, देहरादून
जोन में इस नहर का निर्माण किया गया था। कार्य क्या था? वही सिंचाई के लिए। यानी कि जो सूखा पड़ रहा है, जो फसलों को नुकसान हो रहा है, नदी मतलब किसी वर्ष क्या होता है, बरसात कम होती है, तो उस वर्ष सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है। तो उसी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए इन नहरों का निर्माण करवाया गया था। फिर देखिए, महारानी कर्णावती ने राजपुर केनाल का निर्माण कराया था। इसका आधुनिकीकरण किसने किया? कोटले ने। देखिए, महारानी कर्णावती वाली वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि महारानी कर्णावती ने राजपुर केनाल का निर्माण करवाया था। तो राजपुर केनाल का निर्माण किसने करवाया था? कर्णावती ने। और इसका आधुनिकीकरण कौन कर रहा है? प्रोबी कोटले, या फिर हम लोग कह सकते हैं पीबी कोटले। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गढ़वाल की, तो देखिए 1877 अगर हम लोग बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में सिंचाई के बारे में सर्वप्रथम जागरूकता कब आई? गढ़वाल वाले क्षेत्र पर सिंचाई के बारे में सर्वप्रथम जागरूकता कब आती है? तो 1877-78 में गढ़वाल में एक अकाल पड़ता है। तो इसी अकाल के बाद गढ़वाल में सिंचाई के बारे में जागरूकता वहां पर आती है। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊं गढ़वाल में नया जल कानून कब बना? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1975 में। स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं गढ़वाल में नया जल कानून कब बना था? तो आपको तरीका हो जाएगा 1975 में। दोस्तों एक बात और, आप हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत हो, निःशुल्क कोर्स जिनको चाहिए होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट जो है नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो उनको जरूर ही शेयर कर दिया कीजिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों से संबंधित वाद के लिए नियुक्त अधिकारी कौन था? यानी कि जो पंचक्यों से संबंधित जो भी वाद दायर होंगे, इन वादों को निपटाने के लिए एक नियुक्त अधिकारी होता था। तो वो अधिकारी कौन था? वो था कलेक्टर। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है कि ब्रिटिश कुमाऊं में पंचक्यों से संबंधित वाद के लिए नियुक्त अधिकारी कौन था? ये था कलेक्टर। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुछ नौले हैं यहाँ पर, इनको नोट करेंगे। कुवाड़ खोला नौला, धारा नौला, रंफा नौला, चौसार नौला। ये नौले कहाँ हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते रहते हैं, छोड़ने नहीं है आपको। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, 19वीं सदी में निर्मित भालू डैम कहाँ है? भालू डैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, अटपटे से नाम वाले क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में। तो 19वीं सदी में निर्मित भालू डैम कहाँ है? ये है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा भी ऑप्शन में आ सकता है, हो सकता है रानीखेत ऑप्शन में ना हो, डायरेक्ट अल्मोड़ा हो। तो 19वीं सदी में जो निर्मित भालू डैम हो जाएगा, वो निर्मित कहाँ होगा? ये निर्मित होगा रानीखेत में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और हमारा काफ़ी कोर्स ब्रिटिश काल का भी समाप्त हो चुका है। कुछ ही वीडियो और रह गई हैं, शायद 2-3 पार्ट और आएंगे, और जो हमारा ब्रिटिश काल होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रुक करेंगे उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनकी तरफ। तो बहुत ही डीप से भी हम लोग उन चीज़ों को पढ़ेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।